आपको बता दें कि कल एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं और वो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कल हमने एग्जिट पोल में देश के चुनावी नतीजों का एग्जैक्ट पोल दिखाया। हालांकि 4 जून के लिए हर किसी को इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले हर किसी की नजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर जाकर टिकी हुई है, जहां की 80 सीटें ही तय करेंगी कि एनडीए 400 पार जाएगी या इंडिया गठबंधन उसका रास्ता रोकने में कामयाब हो जाएगी। क्या बीजेपी के 400 पार के नारे का सहारा बनेगा यूपी का एग्जिट पोल के उलट इंडिया गठबंधन हर किसी को चौंका देगा? सवाल कई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने दम पर ही चुनावी नतीजों को तय करने का मादा रखता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी, तो एनडीए का आंकड़ा 353 तक जा पहुंचा था। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो आंकड़ा कितना आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बस इंतजार 4 जून तक का है, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है तो यूपी में एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट साबित होंगे या फिर इंडिया गठबंधन के दावे का दिखेगा दम? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा दंगल में, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बस 4 जून तक की ही तो बात है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी पर्व के आखिरी सीन का खुलासा होगा। हालांकि 1 जून को आज तक एक्सेस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में सीटों का सटीक अनुमान तो पेश कर दिया है, लेकिन सियासत का तकाजा यही कहता है कि अंतिम वोट की गिनती से पहले परिणाम के ऐलान पर विराम ही बुद्धिमानी है। बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी की धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी और बीजेपी ने इस बार चुनाव का अलग ही पैमाना सेट कर दिया है, जब उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। सवाल है कि क्या 400 पार की ऐतिहासिक चढ़ाई एनडीए पूरा कर पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या 400 पार के भारी भरकम टारगेट को साधने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा? एक बार नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम एग्जिट पोल पर। आज तक एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए के खाते में 67 से 72 सीटें आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की झोली में 8 से 12 सीटें गिर सकती हैं। अब कुछ दूसरी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने यूपी में एनडीए के लिए 70 से 74 सीटों का अनुमान लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से 10 से 6 सीटें आती दिख रही हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 68 सीट दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें जीतकर 400 पार के नारे को हकीकत बनाएंगे, तो विपक्ष एग्जिट पोल से इत्तेफाक ही नहीं रख रहा। घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। इस बार के चुनाव में एनडीए 400 पार करेगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग उसी के पास हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम इस बात पर अभी कायम हैं कि हमारी सीटें 80 ही आएंगी। जब मतगणना शुरू होगी आप देखेंगे 11 से 12 के बीच में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। हम आपको ये भी बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 और सहयोगी अपना दल को 2 सीट मिली थी, यानी एनडीए का कुल योग 64 सीटों का था, जबकि गठबंधन में साथ लड़ने वाली बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत पाई थी। 2019 में एनडीए को यूपी में 64 सीट मिली, तो देश में एनडीए का आंकड़ा 350 के पार गया। अब की बार एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश एनडीए को 400 के पास ले जाएगा? एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। देश ने देश को जिताया, देश ने अपने आप को जिताया,
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे गरीबों की, वंचितों की, वो सारी माता बहनों की जीत है जो कल लंबी कतार में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में खड़े रह के वोट कर रही थी। दावे अपने अपने हैं। इंतजार 4 जून का है। किसकी सरकार और यूपी में कौन दमदार, सब पता चल जाएगा। आज तक ब्यूरो। यूपी में क्या बम बम होगा? क्या डबल इंजन की सरकार का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, या फिर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन जो दावा कर रहा है उसके दावे का दम दिखेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शशि शेखर जी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। सुनील सिंह यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुमार जी चुनाव विश्लेषक स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है शशि जी आज शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े सामने, अभी भी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये जो बोल रहे हैं मोदी मीडिया और इसका ये पोल है, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि जितने भी पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उत्तर प्रदेश समेत देश भर के, वो वास्तव में पलट जाएंगे जिस तरह का दावा किया जा रहा है इस वक्त खासतौर से इंडिया गठबंधन की ओर से? देखिए चित्रा, पलटेंगे नहीं पलटेंगे इसके लिए वाकई मुझे, आपको और यहाँ मौजूद सारे लोगों को 4 तारीख का इंतजार करना होगा। मोदी जी ने कहा कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे। खड़गे जी ने दावा किया कि, खड़गे जी ने, नॉट खड़गे जी, खड़गे जी ने दावा किया कि हमारी 295 सीटें आ रही हैं। और जो आपका एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि जो भी सीटें आप दे रहे हैं 361 से 401 के बीच में। मैं पुराने स्कूल का छात्र हूं, मैं तीनों की बातों को शिरोधार्य करते हुए ये बस इतना कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल तू मैं तो बहुत हो रही है, लेकिन कुछ बातें बहुत साफ तौर पे हमें करनी होगी। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को जो कुछ काम छूट गए हैं वो फिर से करने होंगे। मैं रोज खबरें देख रहा हूं, फलाना सट्टा बाजार ये कह रहा है, ढिकाना सट्टा बाजार ये कह रहा है। आज जो है ऐसे ऐसे सट्टा बाजारों के नाम आ रहे हैं जैसे कि हमारा देश सट्टेबाज चलाते हो। और जी फलौदी का सट्टा बाजार उस कभी गलत नहीं हुआ, फलाने का सट्टा बाजार ये बोल रहा है। हम भारतीय लोकतंत्र जो कि ईसा से 650 साल पुराना है, उस लोकतंत्र के हम नागरिक हैं। हमें क्या इतनी तमीज नहीं है कि हम एक दूसरे की राय का सम्मान करें, बजाय कि सट्टेबाजों की बात करते फिरे? तो मैं इस पॉलिटिकल तूतू में से खुद को अलग करता हूं। रास्ता निकाल रहे हैं आप, ये बताइए गोरखपुर से होकर आ रहे हैं, क्या माहौल है यूपी का? जो आंकड़ा दिखा रहा है वही रहेगा या फिर यहाँ पर भी अखिलेश यादव जो दम दिखा रहे हैं उनका दम? मैं गोरखपुर से ही सिर्फ लौट कर नहीं आ रहा, मैं 6 स्टेट्स में गया और मुझे लगता है कि 40-45 सीटों को मैंने खुद देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर मुझे मालूम भी है तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा उस बात को। अब तो मतलब नतीजों का दिन है, तो अब तो मुझे लगता है कि राय खुलकर रख देनी चाहिए। संजय जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। अभी भी इंडिया गठबंधन किसी भी एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है, उम्मीदें उनकी बाकी हैं। उम्मीदों की पीछे की वजह क्या हो सकती है संजय? देखिए वजह तो वही जानेंगे कि क्या वजह है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते तो हार नहीं मानना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। एग्जिट पोल के अनुमान है और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियों को यह हक है कि वो कहें कि मुझे अभी भी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं आधार मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये तो आप कह सकते हैं कि 19-20 हो सकता है, लेकिन ये कहना कि भाई हमारी 295 सीटें आ रही हैं और इस बात की चर्चा हो रही है, ये इतना प्रिसाइज नंबर क्यों है? मुझे लगता है कि ये भी स्ट्रैटेजी होती है। जब आप प्रिसाइज बताते हैं तो लगता है लोगों को कि अच्छा जरूर गुना भाग किया गया होगा, जोड़ घटाव किया गया होगा। अगर आप मोटी सी बात कर दे 300 सीटें आएंगी, 250 सीटें आएंगी, तो लगता है कि इसके पीछे कोई सोच मतलब इसके पीछे कैलकुलेशंस नहीं हुए। लेकिन मुझे कोई आधार बड़ा नजर नहीं आता है। ठीक है, तो एक बात चित्रा में बस जोड़ना चाहूंगा कि हमारे नेताओं ने एक नया तमाशा गढ़ लिया है और ये सिर्फ किसी एक पार्टी का तमाशा नहीं है। मैं पिछले 15 सालों से इसको देख रहा हूं। हर समय मीडिया को गाली बको। अरे भाई मीडिया से तुम चलते हो क्या है कि हर समय मीडिया को गाली, हर बात पे मीडिया को गाली। कोई किसी पत्रकार की जाति पूछे ले रहा है, कोई कुछ और कहे दे रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो।
चुनाव हारते जीतते आप हो, हम थोड़े हराते जिताते हैं आपको। तो ये अजीब सा तमाशा हो गया है। ये एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी हम सब ने देखा है पत्रकारों के साथ हाल के दिनों में किस तरह का व्यवहार किया गया है। लेकिन इससे इतर अब आगे जाते हुए तुहिन सिन्हा जी सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा और 79 सीटों से कम पर इंडिया गठबंधन आएगा नहीं। तो फिर क्या होगा बीजेपी का? नमस्ते चित्रा जी, सबको नमस्ते। देखिए, भ्रमित लोगों को भ्रमित करना अब इनके लिए एक मजबूरी बन गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 2 दिनों में कांग्रेस की हरकतें जो है वो इतनी शरारतपूर्ण रही है कि ये चिंता का विषय है। देखिए, आज राहुल गांधी को अगर गौर से आपने सुना हो तो वो 295 का जो फिगर है उसकी प्रेरणा वो लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के गीत से, ठीक है। और वो गीत जो है आप सबको पता है कि धारा 295 क्या है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े खुराफात की ओर ये इशारा हो सकता है। दूसरी ओर कल जयराम रमेश जी ने जो बात कही, एक बहुत ही बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाया गृह मंत्री जी पर कि गृह मंत्री जी के द्वारा 150 डीएम को फोन किए गए हैं। और आज बहुत अच्छा किया चुनाव आयोग ने कि उनको नोटिस दिया है कि 7 बजे तक वो स्पष्ट करे इन डीएम्स के नाम। तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से एक अजीब सी जो है खुराफात कांग्रेस के व्यवहार में नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि ये पिछले 3 दशक में ये पहला चुनाव था जब मोटे तौर पर लोगों को जो है परिणाम पता था। अंतर अगर होना था तो बस आंकड़ों में। अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस उनको ये लगता है कि 3 दिन में वो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं या लोगों को गुमराह कर सकते हैं। तो देखिए, सपने देखने पर कोई टैक्स तो लगता नहीं इस देश में। लेकिन 4 जून को मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि विनम्रता के साथ वो हार को स्वीकार करें। जिस तरह से बीजेपी भी आज से 15 साल पहले जो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते थे उसको स्वीकार करती थी। 10 साल पहले 2014 के पहले तो यही स्थिति रहती थी। सीधे सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, अब एग्जिट पोल के आंकड़े अपने अपने आधार, क्योंकि इतने सारे चैनल पर दिखाए गए, पोल ऑफ पोल्स दिखाए गए, उसके बावजूद मीडिया को टारगेट करना और ये कहना कि नहीं सही नहीं है। ये बात ठीक है कि आप लोगों की ओर से आखिरी वक्त तक दावे किए जाएंगे, दावे किए भी जाने चाहिए। आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है, लेकिन अगर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ आधार भी एग्जिट पोल में बताए गए हैं। देखिए, पिछली बार 2019 में 40 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। इस बार उसका कामकाज है, डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, मोदी की गारंटी थी, वो तमाम काम करता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आंकड़े बता रहे हैं। यही कारण है कि 2019 के मुकाबले इस बार वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है आंकड़ों में। और इस बार तो मजबूत गठबंधन भी नहीं रहा। अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जितना मजबूत गठबंधन 19 में था, इससे मजबूत गठबंधन तो हो ही नहीं सकता है। तो उसके बावजूद क्या रिजल्ट रहा था? तो फिर ये एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर इतना भ्रमित किए जाने की जरूरत क्या है? हालांकि फाइनल रिजल्ट का इंतजार सभी को है। सुनील जी। जी देखिए चित्रा जी, मैं कल से लेकर अब तक मैंने कई बड़े बड़े विद्वान पत्रकारों को और बड़े बड़े पत्रकारों को और एंकरों को ये कहते सुना है कि भाई इंडिया गठबंधन ने 295 कह दिया तो इसका आधार क्या है। और भारतीय जनता पार्टी 400 पार बोल रही थी, तो उसका आज तक देश में किसी बुद्धिजीवी पत्रकार ने नहीं कहा कि भाई कौन सा आधार है। अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पर तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है। क्या जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, कल से अब तक मैं सुन रहा हूं अलग अलग चैनलों पर, उनको महंगाई मुद्दा नहीं लगता है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं लगता है, क्या देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, ये मुद्दा नहीं लगता है? तो आखिर मुद्दे क्या हैं? मुद्दा इस देश का मंगलसूत्र नहीं है, मुद्दा इस देश का भैंस भी नहीं है, मुद्दा इस देश का हिंदू मुसलमान भी नहीं है, और कौन बायोलॉजिकल है कौन बायोलॉजिकल नहीं है ये भी इस देश का मुद्दा नहीं है। मुद्दे पर चुनाव हुआ। हम चित्रा जी उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं और हम बड़े सम्मान के साथ ये कह सकते हैं आपके कार्यक्रम में कि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका अनुभव बहुत है, हार जीत उनका अनुमान बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो पत्रकारों से बेहतर जानते हैं कि जनता का रुख किधर है, हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, चित्रा जी उत्तर प्रदेश में लगभग इस कोने से उस कोने पर जाकर के पार्टी का काम करने का, चुनाव लड़ाने का मौका मिला है। जो नाराजगी हम लोगों ने महसूस की है, जो मुद्दे महसूस किए हैं, जो माहौल महसूस किया है,
वो एग्जिट पोल से नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं चित्रा जी, जब 4 जून को काउंटिंग होगी, असली रिजल्ट आएंगे, तो सारे लोग चौंकेंगे, मीडिया भी चौंकेगा, जानकार लोग भी चौंकेंगे, और भाजपा तो चौंकेगी ही चौंकेगी। नई सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, भले 2 सीट ही इंडिया गठबंधन से ज्यादा इंडिया गठबंधन किया है, लेकिन कम सीटें नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं एग्जिट पोल पर, और चुनाव आयोग से मुलाकात करने का उन्होंने वक्त मांगा था, मुलाकात भी हो गई है चुनाव आयोग से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है मुलाकात के बाद, एक बार जरा सुन लेते हैं। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे, पुराने रूल को फॉलो किया जाए, वो यहां पर शक जाहिर करते हुए पारदर्शिता की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद उनकी ओर से ये तमाम बातें कही जा रही हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नवल किशोर जी अब सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद मैं आऊंगी तुहिन जी, सबका जवाब आप एक साथ दीजिएगा। अब पिछली बार तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिहार में दिखाई दे रही है और एनडीए का ग्राफ गिरा है। तो एग्जिट पोल के नतीजों पर आप भरोसा करेंगे, आपको भी 4 तारीख का इंतजार है? नहीं, हमें तो अपने आप पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है, और जनता के साथ निरंतर हम मुद्दों पे बात विमर्श करते रहे हैं। हम अपने वचन पत्र पे जो 24 वादे किए हैं उस पर बात करते रहे हैं, और उसके समर्थन में जो हमारे पक्ष में जो लोग सामने आए हैं उसका दृश्य आपने देखा होगा और देश ने भी देखा है इसको, और हमें उस पर भरोसा है। हमें एग्जिट पोल पे इसलिए भरोसा नहीं है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर बहुत समय दिखा है, और कई बार ये लगता है कि प्रायोजित है। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप इसके हिस्से में हैं और आप ये करती रही हैं या मीडिया करता रहा है, लेकिन जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जो 10 साल से इन चीजों को देख रहे हैं कि कई बार उसके उलट फैसले हुए हैं, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का कोशिश किया जाता है इस तरह के विचार देकर या इस तरह का विमर्श करके कि हम तो कह ही रहे थे कि आप हार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप मुद्दों की अगर बात करेंगे तो जो मोदी जी 10 साल पहले मनमोहन सिंह को कहते थे कि महंगाई का म नहीं बोलते हैं, आज उनसे म के पूछिए तो म पर क्या है, या तो मछली है, नहीं तो मटन है, नहीं तो मंगलसूत्र है, और नहीं तो मुजरा है। आप बताइए देश में कौन सा ऐसा जनता होगा या जनसमूह होगा जो इन मुद्दों पे किसी को भी सीट देने के लिए राजी हो जाएगा, वोट देने के लिए राजी हो जाएगा। जो 10 साल का आकलन है मोदी सरकार का, तो पूरा देश जानता है कि जो भी वादे उन्होंने किए हैं उनसे विफल साबित हुए हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि उनका कौन सा ये तंत्र है, कौन सा ये विचार है, कौन सा ये आंकड़े निर्माण फैक्ट्री है जो वहां से कहती है कि नहीं आज भी मोदी जी सबसे लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का आधार क्या है? क्या वो अवतार है, क्या वो अदृश्य है? आपके आंकड़े क्या बताते हैं? नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नहीं, वो तो आप बता रहे हैं। नहीं, देश में कौन लोकप्रिय आप देख लीजिए। हाँ, आप बता दें। हाँ।
आप बिहार नहीं आप तो बिहार में राज्यवार आकर देख चुनाव लीजिए। नहीं हो रहा है ना सर, यही तो बात है। आप लोग इसी बात में तो चूक जाते हैं। अब जब राष्ट्रीय परिदृश्य में आपसे पूछा जाएगा सवाल, नरेंद्र मोदी के बरक्स या फिर उनसे बड़ा नेता कौन है आप बता दीजिए, तो फिर कोई नाम नहीं मिलता है। यही तो दिक्कत है ना। फिर आप कहेंगे कि क्यों उनकी लोकप्रियता बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो कितने बड़े नेता है या कितने छोटा नेता है। दिक्कत इस बात से है कि कुछ लोगों को लगता है कि वही इस देश में नेता है और उनके अलावा कोई नेता नहीं है। इस बात से दिक्कत है। तो आप कौन, दिक्कत होता आप ही बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए, उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। बताइए आप कौन है नरेंद्र मोदी के कद के बराबर? उनके देखिए, अगर मुद्दों के आधार पर बात की जाए तो हर एक राज्य में उनके तुलना में कम से कम 2 नेता होंगे जो उससे ज्यादा लोकप्रिय है। बिहार में तेजस्वी यादव उससे ज्यादा लोकप्रिय है। आप कहीं वोटिंग करा के देख लीजिए, आप खुद रिपोर्टिंग के आपने देखा होगा कि उनको सुनने के लिए और तेजस्वी जी को सुनने के लिए कौन आता है और किन मुद्दों पे तालियां बजती है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये आंकड़ा क्यों नहीं बदला? 40 सीटें अगर बिहार की हैं तो फिर आंकड़ा एग्जिट पोल का क्यों नहीं बदला? फिर तो क्लीन स्वीप हो जाना चाहिए था वहां पर। आप लोगों को इस बात को, नवल किशोर जी, ठीक है आपके आंकड़े अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जब देश के लिए नेता चुनने की बात होती है तो वहां पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं को तरजीह जनता नहीं देती है। यही एग्जिट पोल भी बता रहा है और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। विधानसभा के चुनाव इतर हो सकते हैं। विधानसभा में तेजस्वी यादव को लोग सुनने के लिए आए थे, आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, मैं इससे तो इनकार नहीं कर सकती हूं। लेकिन यहां पर यह कह देना कि नरेंद्र मोदी के बरक्स तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, सर ये तो मतलब अब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये आपको ये 100% सही है कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो राज्य का भी चुनाव लड़ते हैं और वहां पे भी हारते हैं। कर्नाटक में हारे नहीं थे क्या? बिहार तो यही तो बात है। अब आए ना असली बात पर। आप कर्नाटका हारे, हिमाचल प्रदेश हारे, पश्चिम बंगाल हारे, कई राज्य हारे, तो वहां पर ईवीएम भी ठीक होता है, वहां पर वीवीपैट का मिलान भी नहीं करना होता है। एग्जिट पोल के आंकड़े सर मैं आपको बताती हूँ, आप सुन लीजिए, आपने सवाल खड़े किए, बाकी लोगों को भी दिखाइए स्क्रीन पर। एग्जिट पोल में हमने ही अरुणाचल प्रदेश में बताया था, अभी कल ही की बात है, कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी। अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े सामने आ गए आज ही, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 24 घंटे के भीतर एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित हुए। यही हमने सिक्किम को लेकर भी दावा किया था, सिक्किम को लेकर भी आंकड़े साबित हो गए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बुरा प्रदर्शन करेंगी, क्षेत्रीय दल अच्छा करेंगे, वही आंकड़े आ गए। हमने पंजाब में 90 से ज्यादा सीटें दी थी जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे, वहां पर 92 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को। कर्नाटका को लेकर हमने एग्जिट पोल दिया था, तो यही है ना, जो एग्जिट पोल जिसको सूट कर जाए वो तो बम बम हो जाता है, जो सूट नहीं करे फिर एग्जिट पोल पर सवाल। लेकिन मुझे लगता है कि संस्थाओं पर सवाल उठाने से इतर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अब धीरेन्द्र जी की टिप्पणी आपकी भी हो जाए। अब मैं मीडिया कोई मीडिया हाउस कोई संस्था नहीं है। जो संस्था है वो सवाल के दायरे में और घेरे में है। आपको भी मालूम है और देश को भी मालूम है। ठीक है सर, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, सवाल पूछना हमारा भी काम है। ठीक है, हम लोग सवाल पूछने का काम करते रहेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए अब जल्दी से वो जो दावा कर रहे हैं उसके बाद सुनील जी मैं आ रही हूँ। आशुतोष जी ने एक भी टिप्पणी नहीं की है। धीरेन्द्र जी, वो कह रहे हैं आंकड़ा बदल जाएगा बिहार का, गलतफहमी में नहीं रहे एनडीए के लोग। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ चित्रा जी, और आपको भी होना चाहिए थे। पिछली बार जब एग्जिट पोल हुए थे आप ही के यहाँ पे, तो आरजेडी को दिखलाया गया था 2 से 4 सीट, मिला एक भी नहीं। तो थोड़ा इसका ख्याल इनको होगा पुराने एग्जिट पोल का। आप लोग थोड़ा नीचे लोअर साइड को लेके चलती हैं, शायद इस बार परिणाम भी वैसा ही होगा। आप लोगों ने दिखला तो दिया है 5-6 सीट, लेकिन मिलने वाला नहीं है। हम लोगों ने भी ग्राउंड पे काम किया है, फिर वही परिणाम आने वाला है। पिछले बार जो एक रह गया था वह भी हम लोगों के फेवर में आने वाला है। तो इसलिए इस तरह की बातें होती है। देखिए, परिणाम आना सिर्फ कल्पना से नहीं हो सकता है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता है परिणाम लाने का काम। परिणाम के लिए आपको जनता के बीच में जाना होगा, और जिसके लिए जब ये लोग इकट्ठा भी नहीं हुआ था, इंडी गठबंधन के लोग नहीं हुए थे, तब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक सुझाव दिया था, और उस समय में प्रवक्ताओं की कोऑर्डिनेशन की भी बैठक हो गई थी। चित्रा जी, तैयारी ऐसे होती है। और मुद्दे की बात ये कर रहे हैं, मुद्दे की बात तो आप सिर्फ टीवी पे नहीं कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं। मुद्दे तो वो होते हैं ना जो लोग महसूस करें। अगर वो घर से निकलते हैं तो उनको अच्छी सड़कें मिलती है, अगर स्टेशन पे जाते हैं तो अच्छी ट्रेनें मिलती है, अगर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो नजदीक में उनको हवाई सुविधाएं मिलती है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। तो इन सब चीजों को ये लोग समझ नहीं पाते हैं और ये नया तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं। अब इतने दिन में भी अगर ये जनता के नब्ज को नहीं समझ पाते हैं
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और लोग क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता को जितने अच्छे से ये लोग समझते हैं, कहीं उससे ज्यादा अच्छे से इन लोगों को देश के लोग समझने लगे हैं। इस बात पे ये लोग आना नहीं चाहते हैं। आज मैं कोई और कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का ये महान पर्व का दिन है और सारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सारे राजनीतिक साथी हैं। सभी लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए। परिणाम बुरा हो भला हो, इस देश की भलाई के लिए सबको काम करना है। कुमार जी, मतलब उनको अगर एग्जिट पोल के आंकड़े हारते हुए दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं आनंद लीजिए, आपकी जीत में वो आनंद लेंगे? क्यों नहीं? लोकतंत्र जीत रहा है, इसके लिए उनको आनंद लेना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतना बढ़िया चुनाव होना। और अभी आपने दिखाया अभिषेक मनु सिंघवी जी को कि उन्होंने कहा था कि बैलेट की जो गिनती होती है पोस्टल बैलेट की, उसमें उन्होंने शक जाहिर किया है। अरे किसी एक को तो आप छोड़िए, इस बार चुनाव आयोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि मैं बता दूं कि हर 10 मिनट पे एक राउंड खत्म होगा और इमीडिएट आपके टीवी पे जितना समय पे आएगा उसी समय में कोई भी लॉगिन करके देख सकता है। देखिए, पारदर्शिता की अतिरिक्त आवश्यकता है इस देश में, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। तो उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि पारदर्शी व्यवस्था रहे, ताकि जनता के मन में जरा भी शक व शुबा नहीं रहे। और हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला ईवीएम को लेकर भी हमने देखा था, जिसके बाद कम से कम ईवीएम को लेकर अब तमाम सवाल जो खड़े होते रहे, उम्मीद यही कि जैसा भी परिणाम जिसके पक्ष में आए, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना कम से कम बंद हो। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, दोनों ही तरफ से खींचतान, एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए के पक्ष में है तो यकीनन वो लोग बम बम हैं। दूसरी पार्टियां, उन लोगों ने भी मेहनत की है लेकिन उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए उदासी है और वो इंतजार कर रहे हैं 4 जून का। मैं तो जो बात शशि जी ने कही है, संजय जी ने कही, मैं तो उसी बात को दोहराऊंगा। जब तक 4 जून को नतीजे नहीं आते तब तक सत्ता पक्ष को भी अपने दावे करने का अधिकार है, विपक्ष को भी अपने दावे करने का अधिकार है। और एग्जिट पोल की जहां तक बात है, मैं कभी एग्जिट पोल पे सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण सवाल ये कि 401 अगर सीटें दी जा रही हैं तो उसका भी एक कोई ना कोई स्ट्रांग बेसिस होगा, और वो अपने आप में 4 तारीख को साबित होगा कि दरअसल वो बेसिस कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं। लेकिन अभी 2-3 चीजें हैं जो मुझे बहुत लगता है कि जरूरी है उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। एक, इस पूरे चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर 3 चीजें हैं। अब जिस काउंटिंग के 2 दिन पहले आपको नियम में बदलाव करने की जरूरत क्या है? आप जो परंपरा चली आ रही है, एक लंबे समय से चली आ रही, कि जब भी चुनाव होते हैं, काउंटिंग होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। आप पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में क्यों करना चाहते हैं? चुनाव के पहले अगर आप करना भी चाहते हैं तो सारे राजनीतिक पार्टियों को बुलाइए, उनके साथ एक कंसेंसस पैदा करिए, उसके बाद कर दीजिए। ठीक है। तो ये लास्ट मिनट अगर आप करेंगे तो शक पैदा होगा और खामखा इससे लोकतंत्र की प्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। दूसरी बात है कि इस चुनाव के दौरान पहली बार मैंने देखा है कि आप पोलिंग के 11 दिनों के बाद आप अचानक परसेंटेज 6% बढ़ा के आप पेश कर देते देश के सामने। जबकि मैं कम से कम मैंने टीएन सेशन के जमाने में इलेक्शन कमीशन को कवर किया, एमएस गिल के जमाने में कवर किया, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्टर के नाते कवर किया, और मैं जानता हूं कि देर रात नहीं बल्कि अगली सुबह तक वो आंकड़े आ जाते थे और वही आंकड़े फाइनल होते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 11 दिनों के बाद आप 6% की इंक्रीज दिखा रहे हैं, इसका क्या बेसिस है? अगर इलेक्शन कमीशन से पूछिए तो इलेक्शन कमीशन एक राजनीतिक दल की तरीके से जवाब देता है उनको, जो राजनीतिक प्रक्रिया के अहम हिस्से। तीसरी बात, इस चुनाव के दौरान जब आपको हिम्मत नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछ सके, आप राहुल गांधी से सवाल पूछ सके, तो आप उनकी पार्टी के अध्यक्ष को आप नोटिस दे रहे हैं। यह भी मैं पहली बार देख रहा हूं। तो ये जब आप इस तरीके के फैसले इलेक्शन कमीशन करेगा तो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। और इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, और चाहे देश का मीडिया हो, सवालों के कटघरे में उनको रहना पड़ेगा, उनको पसंद हो या ना पसंद हो। नहीं सर, बहुत पसंद है। मीडिया को तो कटघरे में रखना ही चाहिए। आप भी एक बार हिस्सेदार थे उसी के, यहीं से आप भी निकले हुए हैं। लेकिन क्या आप कोई अपना एग्जिट पोल देना चाहेंगे आशुतोष जी? 2 लाइन में अगर मैं जानना चाहूं, अगर आप भी सहमत नहीं है इन आंकड़ों से तो? नहीं, मेरे पास अगर इतने रिसोर्सेज होते तो मैं भी एक सैंपल साइज लेके मैं एग्जिट पोल करता। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और मैं कभी भी प्रेडिक्शन में नहीं जाता इतनी सीटें इनको मिलनी चाहिए, इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दूं कि मीडिया पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अच्छी बात है ना सर, हम लोग चाहते हैं कि मीडिया पे सवाल खड़े हो, हम लोग कहां मना कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, सवाल हमेशा खड़े होने चाहिए। लेकिन मैं अब आ जाती हूं एग्जिट पोल को लेकर, जो खास बातें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, हमने सवाल पूछा था इस एग्जिट पोल में, इस लोकसभा चुनाव 2024 में किस खास वजह से आपने इस पार्टी को पसंद किया, तो उसमें जो बातें निकलकर सामने आई, विकास के लिए
भारतीय जनता पार्टी को 17%, कांग्रेस प्लस को 13%, अदर्स को 11% लोग बोलते हैं। पसंदीदा पार्टी 11%, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर अपनी बातें ये लोग जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। परिवर्तन होना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन यहां पर मैं आ जाती हूं जल्दी से एक सवाल शशि शेखर जी आपको लेते हुए, थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन महंगाई को लेकर जो सवाल पूछा गया है, सबसे मेन जिसको मैं ढूंढ रही थी, महंगाई को लेकर उन लोगों ने माना है कि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महंगाई को दूर कौन करेगा, इस सवाल का जवाब फिर जनता गोलमोल देती है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे इस बात का भरोसा दिखाती है कि इंडिया गठबंधन महंगाई को दूर कर देगा, या रोजगार के सवाल पर भी इसी तरह के जवाब इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रोजगार और महंगाई मुद्दे हैं, बिल्कुल, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, जब मैंने पहली बार 21 साल की उम्र में वोट डाला था, तब 21 साल उम्र थी, और तब भी रोजगार और महंगाई मुद्दे थे। और उसके बाद से गंगा और यमुना में इतना पानी बहा, कितने हुक्मरान आए और चले गए प्रदेश में, मेरे में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, लेकिन ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खत्म होना चाहिए, पर यह मुद्दा 21 साल की उम्र से मैं सुनता आ रहा हूं और इसके आधार पर वोट भी दे चुका हूं। दूसरी बात, खूब सवाल उठने चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं एग्जिट पोल पर, किसी पर भी। बिल्कुल, मैं यहां विनम्र 2 सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। एग्जिट पोल कह रहा है कि 361 से 401 सीटें आएगी। यहां पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपने अपने सूबों में मेहनत की है। एग्जिट पोल ने उन सूबों के बारे में भी कुछ अपने पूर्वानुमान दिए हैं। वो सिर्फ इतना बोले, एग्जिट पोल के बारे में ना बोले, सभी ने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं कि उनके अनुसार कितनी सीटें आ रही। एक सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि यदि वो सीटें मान लीजिए उतनी नहीं आती हैं उनकी, तो क्या वो चुनाव आयोग को दोष देंगे? और तीसरा सवाल, यदि वो चुनाव आयोग को दोष देंगे तो उसके लिए क्या वो कुछ सार्थक आंदोलन चलाएंगे? बस 3 सवाल है, बोलिए, अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल, तो। बिल्कुल पूछ रही हूँ, बोलिए सुनील सिंह। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, अपनी बात बोले, आक्षेप न लगाए, ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, और ये आप रखिएगा ताकि 4 जून को जो सही था उसको दिखाइएगा जरूर। अब आप फंसाने का काम कर रहे हैं प्रवक्ताओं को सारे, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ। जवाब लीजिए ना। बोलिए नवल किशोर जी, दीजिए जवाब। मैं कह रहा हूँ, इस देश में आंदोलन का एक इतिहास है, और एक आंदोलन का इतिहास जो लोग मानते हैं कि 2014 में आजादी आई है, उसके बाद क्या है? अरे साहब, हम नहीं मानते 1947 15 अगस्त को आजादी है। छोड़िए, किसी एक आदमी पे बात मत कीजिए। हमने तो क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं, देखिए, मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद अपनी बात अवश्य कहिए। आप क्यों घबराते हैं? आप इतना मत घबराइए। सुन लीजिए, किसानों ने 1 साल तक लगातार आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हुए। इस सरकार के मंत्री के बेटे ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अरे भाई, सवाल का जवाब देंगे नहीं। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांग के और 3 करोड़ वापस ले लिए। आपको लगता है कि जो आंदोलन यहाँ पे हो सकता है, उसके साथ जब आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं आंदोलन जीवी है? अरे भाई, सवाल का जवाब कहाँ है? सरकार ने क्रिएट कर दिया। आपने जवाब लिख के मिला है क्या? लीजिए, आप अगर ये कह रहे हैं ये गलत है, तो ये बताइए ना, आपको कितनी सीटें मिलेंगी? गलत और सही तो पूरा देश जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। अरे लीजिए, आप ये भी तो आप नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं जानते कि इनको कितनी सीटें मिलेंगी। दैट्स ऑल। नहीं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, केवल आप जानते हैं और सरकार जानती है कि सीट कितनी आएगी और कैसे आएगी। अरे नवल किशोर जी, अब जो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसी को कटघरे में आप खड़ा कर दीजिए, तो ठीक नहीं है ना? अब तो मतलब कितना भी बोलेंगे पब्लिक पर असर नहीं होगा, क्योंकि अब तो ईवीएम में कैद हो चुका है सब कुछ। उन्होंने सवाल पूछा कितनी सीटें आ रही हैं, बता दीजिए, आप बोल दीजिए 40 की 40 आ रही है इंडिया गठबंधन को, क्या दिक्कत है? बताने को क्यों नहीं तैयार हैं आप? सीधा सा सवाल है। नवल किशोर जी का फ्रेम ऐसा लग रहा है फ्रीज हो गया है। सुनील सिंह यादव जी, यही सवाल आपसे भी, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से ज्यादा आ रही हैं। ये हमारा लोगों का अनुमान है और जिस तरीके से हमने महसूस किया वो बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अभी आपने किया था, वो लोकतंत्र में व्यवहारिक नहीं है। आपने कहा कि मोदी से बड़ा कौन नाम है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी देश के सबसे बड़े नाम हैं, लेकिन क्या 2004 अगर हम याद करें तो
अटल जी का नाम किसी से छोटा था क्या? अटल जी का नाम तो पक्ष और विपक्ष में मोदी जी से बड़ा था, मोदी जी से ज्यादा उनकी स्वीकारता थी, लोग उनको मानते थे, लेकिन चुनाव तो हारे ना। और उनके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो अगर आप अटल जी की मनमोहन सिंह की तुलना करते तो आप कहते कभी बन ही नहीं सकते। जैसे अटल जी चुनाव हारे थे, क्योंकि मोदी के सामने कौन, आपने कहा तो मोदी के सामने देश के मुद्दे, और मुद्दे जो हैं वो मोदी से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। मुझे लगता है मुद्दों के साथ चुनाव हुआ है और मोदी जी हारेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में आपने कहा कितनी सीटें आएंगी जी, हम सीटें तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं चित्रा जी कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें आएंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है सर, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अटल जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस नेता की मौजूदा वक्त में बात हो रही है, दोनों की तुलना भी किसी रूप में नहीं हो सकती। दोनों एक ही पार्टी के अपनी अपनी जगह पर, दोनों का अलग वर्चस्व रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को चुनने वाला कोई भी चुनाव नरेंद्र मोदी आज तक नहीं हारे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है, अगर वो जीत जाते हैं 4 तारीख को, तो वो जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नंबर 3 ये है, दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने 3 बार चुनाव जीता है, लेकिन हर बार उनकी जीत का जो मार्जिन है वो घटता हुआ चला गया और तीसरी बार बेहद कम रहा। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में साबित होते हैं तो नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे जब नरेंद्र मोदी के बरस, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं आंकड़ा ही दे देती हूं आपको। देखिए, इसमें सवाल पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के कारण क्या आपने वोट दिया है, तो 18% टोटल प्रतिशत, 8% लोगों से अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछा गया। 8% लोगों से जब इस सवाल का जवाब लिया गया तो उनमें से 18% एक बड़ी तादाद नरेंद्र मोदी के कारण हाँ में हाँ मिलाती है और बाकियों के लिए कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसमें यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। मोदी एक बड़ा फैक्टर है, उसके बरक्स आप नहीं कहते हैं कि आप राहुल गांधी को चुनने के लिए क्या वोट करेंगे, या फिर आप अखिलेश यादव को चुनने के लिए वोट कीजिए, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, या तेजस्वी यादव को। तो इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं सुनील सिंह जी। लेकिन संजय जी, मैं आपके पास आते हुए, अब चूंकि 4 जून का ही इंतजार करना होगा, वो क्या बड़े फैक्टर हो सकते हैं? एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के सवाल हैं, सवाल बने रहने चाहिए, लेकिन अभी तक सारे आंकड़े अगर एक जैसे इशारा दे रहे हैं, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी 3 वजह आपको क्या लगती है? बिल्कुल, बहुत साफ है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के सामने। दूसरा, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो तमाम लोगों को मुफ्त राशन और सब्सिडाइज्ड गैस चूल्हा, ये जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। काफी हद तक आंकड़े ये बताते हैं कि गरीब मतदाताओं का वोट बीजेपी के तरफ पिछले 5 साल में बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है। दूसरा ये, और तीसरा जो जनरली विकास के कार्य हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा बार बार होती है, देश की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 बड़े काम हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही 3 कामों के कारण मुझे लगता है जनता इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दे रही है और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने आंकड़े देने को तैयार नहीं है, आप कुछ बोलेंगे इस एग्जिट पोल के इतर? आपका अपना व्यक्तिगत आकलन क्या कहता है संजय जी? नहीं, मुझे लगता है 400 का आंकड़ा तो अभी भी मुझे लगता है काफी दूर है एनडीए के लिए, और मुझे स्वयं लगता था कि लगभग ये कोई 280-85 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा हो सकता है। बीजेपी का अकेले? बीजेपी का 80-85 के आसपास, और एनडीए का आंकड़ा शायद लगभग 320-325 का हो सकता है। 2014 में भी 282 सीटें मिली थी, 282 सीटें थी। मेरा अपना आकलन लगभग इसके आसपास था। अब लेकिन अभी एग्जिट पोल आए और मुझे एक तरह से जो तमाम 16-17 एग्जिट पोल आए, एक ही तरफ इशारा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 300 पार जाती हुई दिखाई पड़ती है। आपके सवालों का जवाब उधर से तो नहीं मिला, लेकिन आप अपने अनुभवों से कोई आंकड़ा बताना चाहेंगे क्या? मैं फिर कहूंगा, मैं ओल्ड स्कूल का हूं। भाई लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं उनका सम्मान करूंगा। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कह रहे हैं। सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब नहीं मिलता, और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक दूसरे पे छीछा लेदर करते रहो। मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उसको मैं 4 जून को बोलूंगा। ये इसलिए नहीं बोलूंगा। छिपा के क्यों रखना चाहते हैं आप अभी? छिपा के क्या, ये मेरी आदत है। तब तक तो आ जाएंगे ना, आंकड़े ही सामने आ जाएंगे। मुझे सिखाया गया है कि आप चुनाव से पहले ये नहीं कहेंगे कि और मैं उस सीख पर कायम हूं, मैं उस सीख की इज्जत करता हूं। मैं नहीं बोलूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से जो देखा है, मैं जानता हूं उस बात। लेकिन क्या ये आंकड़े पलट भी सकते हैं? उल्टा हो सकता है? इंडिया गठबंधन जो लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े पलटते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वो एक बात हो सकती है।
चलिए, बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए खुशी की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हार मानने को तैयार नहीं है। 295 का आंकड़ा उनकी ओर से दिया जा रहा है। राहुल गांधी एग्जिट पोल को सरकारी पोल करार दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब किसके दावे में कितना दम दिखेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून को, जब से तेज नतीजे आज तक पर आप लगातार देखेंगे। दुनिया का ये महापर्व लोकतंत्र जिसमें बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, और अब बारी है नतीजों की, जिसके लिए हम खासतौर से लेकर हाजिर होंगे अपनी खास पेशकश 4 जून से लगातार सुबह 6 बजे से हमारे साथ जुड़े रहिएगा।